नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। आम के पेड़ के नीचे मधुमक्खी पालन आय का बेहतरीन जरिया। अलसी के उन्नत किस्मों से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन पंकज के लिए साबित हुआ वरदान। गर्मी के मौसम में खेतों में अगलगी की घटना प्रायः देखने को मिलती है, लेकिन किसान भाई थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ से ऐसी घटना को रोक सकते हैं। इसके लिए किसान भाई अपने खेतों में जब भी थ्रेसिंग का काम करे तो पानी की व्यवस्था अवश्य साथ रखें। साथ ही खेतों में पराली जलाने से भी बचे। कि आप सभी के द्वारा जो भी कम्युनिटी बोरवेल है या आपका सिंगल अपना ओन बोरवेल है, हमेशा इसको चालू रेडी पोजीशन में रखें, ताकि ऐसी यदि दुर्घटना कभी की घटित होती है तुरंत आप उसका उपयोग करते हुए इस पर निदान पा सकें। हमारे देश के गांवों के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसान भाई आधुनिक खेती को अपनाएं ताकि दोहरा मुनाफा ले सके। खबरें खेती के इस अंक में आज हम आपको बताएंगे आम के पेड़ के नीचे मधुमक्खी पालन कर कैसे कृषि व्यवसाय में एक सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। आम की खेती करने वाले किसान भाई अगर आम के पेड़ के नीचे खाली जगह पर मधुमक्खी पालन करते हैं तो उन्हें आम के आम और गुठलियों के दाम आसानी से मिल सकते हैं। यही दोहरा लाभ है। मधुमक्खी पालन कृषि से ही जुड़ा एक व्यवसाय है जिसमें लागत कम और मुनाफा कहीं अधिक प्राप्त होता है। दरअसल मधुमक्खियों द्वारा आम के मंजरों पर परागकरण क्रिया से उसकी उपज में गुणात्मक वृद्धि होती है और यह बेहद ही सस्ता उपाय है। मधुमक्खी पालन के लिए किसान भाई आधुनिक तकनीक वाले बॉक्स बना ले और उन्हें 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर रखें। किसान भाई इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि लकड़ी के बॉक्स पर सूर्य की सीधी रोशनी ना पड़े, नहीं तो मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तिलहनी फसलों में अलसी यानी तीसी एक महत्वपूर्ण फसल है। इसके बीजों के साथ साथ तना भी काफी ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसके तने से लिनिन नामक बहुमूल्य रेशा प्राप्त होता है। किसान भाई अगर अलसी की खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास अच्छे किस्म के बीज होना बेहद जरूरी है। अलसी की उन्नत किस्मों में जवाहर 23T 397, जवाहर 552 और गौरव प्रमुख है, जिसका उपयोग कर किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देश भर में गिरते भूमिगत जलस्तर ने किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में सूक्ष्म सिंचाई कृषि यंत्र एक बेहतर विकल्प के रूप में साबित हो रहा है। इस तकनीक से सिंचाई करने पर पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 70% तक पानी की बचत होती है। सफलता के आज की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं वैशाली जिले के पंकज कुमार से। पंकज पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन जब इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने खेती की तरफ रुख मोड़ लिया और आज सफल किसान बनकर अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। हाजीपुर के दयालपुर गांव निवासी पंकज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कोरोना से पहले पंकज नौकरी करते थे। कोरोना काल में नौकरी छिन जाने के बाद जब वे अपने घर पर पहुंचे तो उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। लिहाजा उन्होंने बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन का कार्य शुरू किया और उनका यह आइडिया चल निकला और आज वे घर बैठो लाखों रुपए कमा रहे हैं। आत्मनिर्भर का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर पंकज ने न सिर्फ अपने घर पर बल्कि राज्य के कई जिलों में यूनिट स्थापित किया है। आज पंकज 45 टैंक के जरिए लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। पंकज की माने तो वो आधा दर्जन प्रकार की मछलियां पाल रहे हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी और जानते हैं हरी और ताजी सब्जियों के भाव। भिंडी 4000 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल, करेला 5000 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल, फूल गोभी 3000 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर
2500 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल और कद्दू 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे तैयार चना मसूर की फसल की कटाई पूरी कर उनका सुरक्षित भंडारण अवश्य कर ले। इस मौसम में तैयार गेहूं की फसल की कटाई की भी सलाह दी जाती है। किसान कटी हुई फसलों को बांध कर रखें, अन्यथा तेज हवा से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है। साथ ही गहाई के उपरांत भंडारण से पूर्व दानों को अच्छी तरह से जरूर सुखा ले। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। किसान भाइयों, कार्यक्रम के अगले भाग में हम जानेंगे कि गर्मी के दिनों में दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम आ चुका है। इन दिनों दुधारू पशुओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्या अक्सर देखी जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में तापमान बढ़ने से दुधारू पशु चारा खाना कम कर देते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि गर्मी के दिनों में दुधारू पशुओं का प्रबंधन किया जाए। तो आइए इस विषय में जानकारी हासिल करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे किया जाए, आज इसी विषय को लेकर आए हैं। और आपके बीच हमारे साथ है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष पशु पोषण विभाग, वेटनरी कॉलेज पटना से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताइए कि बढ़ती हुई गर्मियों में पशुओं में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ऐसे तापमान के वृद्धि से सभी जीव जो हैं वो परेशान होते हैं और ख़ास करके जो हमारे मवेशी हैं, गाय भैंस हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से मैच नहीं करता है और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनका जो उत्पादन होता है दूध का, वो कम हो जाता है। गुणवत्ता जो होती है दूध की वो कम हो जाती है। कई बार फैट और SNF कम हो जाता है। कई बार पशु बीमार पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी श्वसन जो क्रिया है वो तेज़ी हो जाती है। कई बार आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि गाय आपकी बार बार बीमार होगी, खान पान में कमी हो जाती है। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो जो ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा तापमान होता है, वो पशु के हर एक आयाम को प्रभावित करता है और बुरे तरीके से प्रभावित करता है। तो मोटे तौर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो समस्याएं बढ़ेगी और उस समस्याएं के समाधान के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दूध में कमी आ जाती है पशुओं में, श्वास संबंधी भी समस्या हो जाती है, तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा तो सबसे जो कि पशुपालकों के लिए बहुत अहम मुद्दा हो जाता है कि दूध में कमी आ गई, उसके फैट में कमी आ गई, वसा में कमी आ गई और SNF में कमी आ गई और सब मिला के जो क्या होता है उनका आर्थिक लाभ कम हो जाता है। तो इससे निजात पाने के मुख्य रूप से 3 आप आयाम देख सकते हैं। पहला कहते हैं हम आवास प्रबंधन, यानी कि जहाँ पे हमने अपने गाय भैंस को रखा है उसके वातावरण में ढालने के लिए या उसमें क्या ऐसी कुछ हम फेरबदल कर लें या यूँ कह लें कि अनुकूलित करा लें ताकि गाय भैंस को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो। दूसरा होता है आहार प्रबंधन कि खान पान का कैसे हम रेगुलेशन करें और तीसरा होता है पानी का। मतलब पंकज जी, कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पहला जो होता है कि आवास प्रबंधन, तो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आवास अगर सही हो तो पशुओं को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आवास प्रबंधन कैसे करें? हाँ, आवास प्रबंधन में पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है कि गर्मी के समय में पशुओं को गर्मी से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान में ना रखें। जब दोपहर की धूप बहुत कि जब दोपहर का समय हो तो वहाँ पे आप अपने पशुओं को बाहर धूप में ना रखें। तो आवास जब कभी भी हम बनाते हैं तो पशुओं के लिए, खास करके जो गाय भैंस होती है उसके लिए खुला हुआ रखते हैं, क्योंकि उनके पेट से बहुत सारी गैस निकलती है जिसमें मीथेन प्रमुख होता है, अमोनिया होता है। तो उसका ऐसा नहीं है कि क्लोज सिस्टम में हम रखें, एक हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए, रूफ की जो ऊँचाई है वो अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन जिसको कहते हैं
वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हवा का आवागमन नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे भी हो जाती है, और गर्मी के समय में इसका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कई बार किसान बंधु अपने पशुओं को बाहर रखते हैं तो छायादार पेड़ के नीचे रखें, ये ध्यान रखें। तीसरी समस्या क्या होती है कि कई बार चराने ले जाते हैं तो चराने के लिए जो आप सुबह का समय होता है और शाम का समय होता है, इसका ध्यान रखें। तो इन सारी चीज़ों का अगर आवास में आप ध्यान में रखते हैं तो क्या होगा कि जो तापमान, बढ़ता हुआ तापमान है, उसका असर आपके पशुओं पे कम होगा। कई बार उसको आपको ऐसी समस्या भी आएगी कि कमरा छोटा है, लेकिन उस छोटे कमरे में आपको बार बार बहुत सारे पशुओं को नहीं रखना है। मतलब कहने का मतलब है आवास जो है महत्वपूर्ण होता है दुधारू पशुओं के लिए, यानी खुली हवादार जगह पे पशुओं को रखें। और उसके साथ साथ खान पान कितना महत्वपूर्ण है, गर्मियों के मौसम में क्या खान पान दे, कौन से पशु को किस तरह का खान पान दिया जाए, पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में पानी पिलाना चाहिए ये बढ़ती हुई गर्मियों से, ताकि आगे पशुओं को कोई भी बीमारी होने से बचाया जा सके। जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लग जाती है तो पशुओं में भूख की कमी हो जाती है, जैसे इंसान में होता है, भूख की कमी हो जाती है और गाय भैंस आपके कम खाना चाहती है, और लेकिन शरीर की आवश्यकता तो बनी हुई रहती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसको हम जो आहार दें वो संतुलित हो, पौष्टिक हो, और इतनी उसमें घनत्व हो, इतना उसमें पोषक तत्व हो कि वो जितनी मात्रा में खा रहा है उसकी आवश्यकता की पूर्ति। गर्मी में जैसे कुछ खास आहार दिया जाए पशुओं को, ऐसा हमारे किसान भाइयों को बताइए। गर्मियों के लिए क्या करना चाहिए कि जो हरा चारा है, तो उपलब्धता कम होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा देना चाहिए। सूखे चारा की मात्रा थोड़ी कम करनी देनी चाहिए, और जो कंसंट्रेट मिक्सचर होता है, जिसको आप दाना मिश्रण कहते हैं, जिसमें मक्का होता है, चोकर होता है, खल्ली होता है, नमक होता है, उसकी मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। हरे चारे में पानी की भी मात्रा होती है, पानी की भी मात्रा पानी की कमी को दूर करता है। तीसरा चीज़ क्या होता है कि उसके खाने में हम 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान में रखते हैं। जैसे एक होता है मीठा सोडा, जिसको खावा सोडा भी कहते हैं, क्योंकि पशुओं के शरीर से पानी के साथ साथ, पसीना के साथ साथ बहुत सारे आयन का लॉस होता है, झाग भी निकलता है। तो उसको ध्यान में रखने के लिए क्या करना चाहिए पशुपालकों को, उनके खाना में 1% जो है मीठा सोडा मिलाना चाहिए, गुड़ मिलाना चाहिए। अगर ऊपर से आप दे रहे हैं तो आप उसको कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम मीठा सोडा गर्मी के दिनों में खास करके मिलाएं। दूसरा जो पहलू होता है वो होता है मिनरल मिक्सचर का, जिससे खनिज लवण मिश्रण कहते हैं, वो भी भरपूर मात्रा में पशुओं को मिलना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन, अगर छोटी गाय है तो 50 ग्राम और बड़ी गाय है तो 100 ग्राम देना चाहिए। क्योंकि शरीर में आयन की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है। विटामिन भी देना चाहिए, खास करके विटामिन ए, डी, ई, इसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ऊपर से देना। और उसके साथ साथ पानी की कितनी मात्रा देनी चाहिए, और अगर हमारे पशु बीमार पड़ गए हैं तो क्या संभव है और क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? पानी की जहाँ तक मात्रा, देखिए गाय के दूध में, भैंस के दूध में करीब 85% के आसपास पानी ही होता है। तो उसमें जब तक पानी नहीं पिएगी गाय तो दूध का उत्पादन, या यूँ कह लीजिए कि शरीर की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो रुक जाएगी। और गर्मी के समय में गाय कम पानी पीना चाहती है क्योंकि वातावरण गर्म होता है। तो पहला चीज़ तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितना संभव हो सके पशुपालक अपने पशुओं को ठंडा पानी दे। ठंडा पानी का मतलब कि अगर जैसे चापाकल है तो उसको चला के दे, फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं, स्वच्छ होना चाहिए। और वो जितना पी सके, खास करके प्रायः कहा जाता है कि जितना चारा दाना खाती है उसका दुगुना वो पानी पीती है, तो कमी नहीं होने दे। और कई बार अगर कम पीना चाहती है तो उसमें नमक, मीठा का घोल, ये 2 चीज़ अगर हम मिला देते हैं तो पानी की मात्रा जितना वो पीना चाहती है वो पी ले, पानी की कमी नहीं होगी और आपकी बहुत सारे समस्या का समाधान जो है ऐसे ही हो जाएगा। फिर भी अगर हमारे दुधारू पशु अगर बीमार पड़ जाते हैं तो क्या प्राथमिक उपचार है, किस तरह किया जाए घर में ही, ताकि हमारे पशु स्वस्थ हो जाएं? अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है और जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक हो गया, तो हीट स्ट्रोक हुआ तो सबसे पहले क्या करें, उसको छायादार जगह पे ले जाए, धूप में ना रखें। आप उसको पानी से नहलाएं और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, खास करके इलेक्ट्रोलाइट्स को देना चाहिए, जिसमें आपको सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसका घोल आपको देना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में जो चेंजेस आ रही हैं वो सारी चीज़ों का होना चाहिए। उसके बाद उसमें शरीर के साथ में जो ऊर्जा का ह्रास हुआ है, उस ऊर्जा के ह्रास को पूरा करने के लिए ग्लूकोज देना चाहिए। तो ये सारी जो प्राथमिक उपचार अगर आप कर लेते हैं तो जो हीट स्ट्रोक हो रहा है उससे आप अपने पशुओं को
निजात दिला सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो उत्पादन बना रहेगा, गुणवत्ता बनी रहेगी। जैसा कि अभी आपने सुना हमारे डॉक्टर साहब को कि उन्होंने बताया कि पशुओं का आहार से लेकर आवास और पानी सभी की व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि पशुओं को पूर्व में ही अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो वो बीमार ना पड़े। तो चलिए अब हम हमारे डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि वो किसान भाई को क्या संदेश देंगे। हाँ किसान बंधुओं, गर्मी का मौसम जैसे ही आ रहा है तो आप ये 3 चीज़ों का, आवास का प्रबंधन बहुत अच्छे से करिए, उसको जितना संभव हो सके छाया में रखें, कम गर्मी में रखें। आहार में जो कंसंट्रेट मिक्सचर है, दाना मिक्सचर, उसकी मात्रा जो भरपूर होती है वो देनी चाहिए। मिनरल्स, विटामिन, मीठा सोडा, गुड़, इन सब का समावेश करिए। पानी जितना ताज़ा और फ्रेश आप दे पाएंगे तो वो फ़ायदा होगा। और अभी हमने एक ऐप बनाया है बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी, जिसको वासु फीड ऐप कहते हैं। उसमें सारी सावधानियां और किस पशु को कितना दाना और चारा देना चाहिए वो लिखा हुआ है। आप उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पशुओं का आहार प्रबंधन समुचित तरीके से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सावधानी ही बचाव है। अगर अपने दुधारू पशुओं का सही से प्रबंधन करें, शुरुआत में ही देखभाल करें, तो कई तरह की समस्याओं से पशु संबंधित बचा जा सकता है। साथ साथ आप अपनी आमदनी को भी घटने से रोका जा सकता है। तो बहुत अच्छी जानकारी के साथ हम डॉक्टर साहब को नमस्कार यानी विदा करेंगे। और धन्यवाद किसान बंधुओं। और आप हमें देखते रहे इसी तरह नई और ख़ास जानकारियों के लिए कृषि दर्शन। तो दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे दुधारू पशुओं का गर्मी में प्रबंधन किया जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के विषय में इस फीचर के माध्यम से। देश की मिट्टी से ज्यादा फसल लेने की जिद और होड़ में मिट्टी की सेहत कभी सवाल नहीं बन पाती थी। रासायनिक खादों से धीरे धीरे मिट्टी की कम होती मासूमियत को दरकिनार कर किसान खराब फसल के लिए जलवायु परिवर्तन की दुहाई देता रहा, लेकिन कभी मिट्टी से उसका खैर मकदम नहीं पूछा गया। मिट्टी जो धान, गेहूं, तिलहन, दलहन की फसल देकर खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी का एकमात्र जरिया है, उस मिट्टी को भी कुछ चाहिए होता है। इस नजरिए से देखने का प्रथम प्रयास साल 2014 से शुरू हुआ, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की जनता ने देश के नेतृत्व की बागडोर सौंपी। उसके बाद देश की तरक्की के लिए हर क्षेत्र में नवाचारों ने आकार लेना शुरू किया। भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि हाँफ रही थी। प्रधानमंत्री ने किसान और किसानी के हित में कई नई योजनाओं को शुरू किया, तो कुछ पहले से चल रही योजनाओं को नई धार देकर उन्हें समय संगत बनाया। किसानों का भला हो और उनकी जेबें भरी रहें, इसे ध्यान में रखकर कई योजनाएं लागू की गईं। उन्हीं में से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 19 फरवरी 2015 को किया। इस योजना की थीम रखी गई स्वस्थ धरा खेत हरा। खातर कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने उत्तम से उत्तम ला दे, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। और इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पे वो मेहनत कर रहा है, उस मां की तबीयत कैसी है। धरती कहीं गेहूं की बम्पर फसल देती है तो कहीं जमीन चावल के लिए माकूल है, कहीं इसी जमीन से तिलहन की भरपूर पैदावार भी होती है। असल में यह सब निर्भर करता है मिट्टी में मौजूद तत्वों से। अगर विज्ञान के जरिए इन तत्वों की पहचान कर किसानों को सही सलाह दी जाए तो वे अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ इसी मंशा के साथ सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या मिट्टी की सेहत से जुड़ी जानकारी की स्कीम शुरू की।
इस योजना के तहत देश के किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर एक अच्छी फसल प्रदान करने में सहायता करना है। इस स्कीम के माध्यम से किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिससे उनकी जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है उसकी जानकारी दर्ज होती है। किसान अपनी जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। भारत का किसान हमेशा प्रधानमंत्री की नीतियों के केंद्र में रहा है। सरकार देश के किसान की आय बढ़ाने के प्रयास में लगातार जुटी है। मृदा स्वास्थ्य की योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिससे किसानों की मिट्टी की सेहत बेहतर बनाई जा रही है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ रही है। साथ ही उनकी पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय और कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को राज्य और केंद्र शासित सरकारों में कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में किसानों के खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी दर्ज होती है। इसमें कितनी मात्रा किन किन पोषक तत्वों की है, किन तत्वों की कितनी जरूरत है और कौन सी फसल करने के लिए कितना और कौन सा खाद किसानों को खेत में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी जानकारियां उसमें दी जाती हैं। कार्ड में खेतों के लिए पोषक उर्वरकों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे किसान उपयुक्त उर्वरक का उपयोग करते हुए उत्पादन में सुधार कर सकें। सबसे पहले एक अधिकारी आकर खेत की मिट्टी का सैंपल लेता है। उसके बाद खेत की मिट्टी को लैब या प्रयोगशाला में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कौन से तत्व मिट्टी में ज़्यादा हैं और कौन से कम। उसके बाद उस रिपोर्ट को एक एक करके किसानों के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिससे किसान अपनी मिट्टी की रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सकें। उनके मोबाइल पर भी उसकी जानकारी पहुंचा दी जाती है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट कर घरों में पहुंचाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक 3 वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी का पता लगाकर उसे दूर करने के उपाय सुझाए जा सकें। किसानों तक पहुंचने वाली देश की यह सबसे बड़ी योजना है। अब तक देश के 22 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% तक की कमी आई है और उपज में 5 से 6% तक वृद्धि हुई है। इस योजना में रोजगार सृजन को भी संभव बनाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं 40 वर्ष तक की आयु के किसान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसका 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी यही प्रावधान है। मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से मिट्टी की सेहत सुधर रही है, किसानों की उत्पादकता बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना रोजगार का जरिया भी बन रही है। इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन कार्यक्रम के अगले भाग में हम फिर से हाजिर होंगे कृषि की ऐसी ही रोचक और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।